सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी रेगुलरली कर रहे होंगे। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि हम इस सीरीज में परीक्षा वाणी की पॉलिटी की जो बुक है उसको कंप्लीट करेंगे और उसी में आज हमारा लेक्चर नंबर 19वां 19th लेक्चर होने वाला है। इससे पहले 18 लेक्चर कर चुके हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जा करके पहले उनको देखो, देन उसके बाद में इस वीडियो को देखना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा पंचायत। इससे पहले हमने हाई कोर्ट पढ़ा था, हाई कोर्ट तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले तो मैं बता दूं, ये पॉलिटी की प्ले लिस्ट है। पहले वाले टॉपिक पॉलिटी के इसमें है, जो अभी सीरीज चल रही है वो ये वाली प्ले लिस्ट है। और ये वाली जो प्ले लिस्ट है वो आपकी जो हिंदी की यूथ कंपटीशन की जो बुक है, पब्लिकेशन जो है हिंदी वाली, उसकी प्ले लिस्ट है ये, ठीक है। उसके बाद ये जो है वीडियो आ चुकी हैं, ये चेक कर लेना, जा करके चैनल पे मिल जाएंगी। और एक ज़रूरी बात, यूपीएसआई के लिए 16 आउट ऑफ 16 में से 16 क्वेश्चन आपको मैं इन्हीं नोट से दिखाऊंगा, ये प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। बाकी अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस पर मुझे एक इसमें कोड मिलेगा वीडियो में, वो उस कोड का स्क्रीनशॉट लेके इस वाले टेलीग्राम पे भेज देना। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। इस चैनल पे पॉलिटी से रिलेटेड जो भी कंटेंट मिलेगा उसकी प्रेफरेंस परीक्षा वाड़ी की बुक से ली जाएगी ज़्यादातर। ये आपका प्यार है, कमेंट्स हैं, ठीक है। ऐसे ही अपने कमेंट और प्यार दिखाते रहना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक में है भाग 8, भाग 7 और भाग भाग 7 के बाद भाग 6 पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। आज पता नहीं गला सा खराब है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। चलो, आर्टिकल 237 तक हमने पढ़ लिया है पिछले वाली वीडियो में। 238 निरस्त हो चुका है और 239 से स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। 239 आएंगे, देखो पंचायत वाला पूरा टॉपिक इसमें कवर करेंगे। तो पंचायत से पहले जो आर्टिकल थोड़े बहुत बच्चे हैं उनको देख लेते, देन उसके बाद में पंचायत आएगी। 239 क्या कहता है आर्टिकल कि संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। प्रशासन किसके हाथ में होगा? राष्ट्रपति के हाथ में होगा प्रशासन। जैसे दिल्ली, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ के जो प्रशासक होंगे, जो प्रशासन चलाएंगे, उनको उपराज्यपाल के नाम से जाना जाएगा। और चंडीगढ़ का जो प्रशासक होगा वो मुख्य आयुक्त के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक होता है, ये भी बात ध्यान रखना। तो जो पंजाब का राज्यपाल होगा वो कहाँ का प्रशासक होगा? वो चंडीगढ़ का प्रशासक होगा। आर्टिकल 239 का क्लॉज का, संसद के कुछ संघ क्षेत्रों में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद या फिर विधान परिषद दोनों का सृजन कर सकती है। कौन? संसद कर सकती है। और ये बात कब कही गई थी? 14वें संविधान संशोधन 1962 के तहत, ठीक है। पांडुचेरी के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया था। और दिल्ली में विधानसभा का प्रावधान 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 में किया गया था। एक और बात ध्यान रखना, दिल्ली को एनसीआर घोषित किया गया था 1991 में, 70वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। अच्छा, दिल्ली की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? आप कहोगे सर 70 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का प्रावधान 2019 में अलग हुआ था जम्मू कश्मीर अधिनियम से, तो वो तभी किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का प्रशासन बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट के आधार पर 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था और उसके तहत 2 आर्टिकल जोड़े गए थे। 239 का क्लॉज ए और 239 का ए बी जोड़कर विशेष प्रावधान किए गए। 239 ए, इसमें क्या है? दिल्ली का आधिकारिक नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हो, यानी दिल्ली से क्या हो गया नाम? एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। दिल्ली राष्ट्रीय क्षेत्र शासन अधिनियम 2021 के द्वारा दिल्ली में सरकार शब्द का अर्थ क्या होगा? उपराज्यपाल से होगा। तो ये 2021 में ये प्रावधान आया था कि अगर दिल्ली में सरकार शब्द का मतलब है तो उसका वहाँ का उपराज्यपाल से है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो 239 का ए और बी, इसमें क्या बात कही है कि अगर दिल्ली सरकार काम ना करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उसको अपने अधीन ले सकता है। क्योंकि इनकी नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल। और इनकी प्रशासक की आप कहोगे सर राष्ट्रपति करता है। देखो, उपराज्यपाल नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति करता है। और ये राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होती हैं, क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। उपराज्यपाल अध्यादेश भी जारी करता है। ये ध्यान रखना, ये वाला उपराज्यपाल अलग है और वो जो राज्यपाल तुमने पढ़ा था वो राज्य के लिए है। 213 के तहत वो अध्यादेश जारी करता है।
तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, ध्यान रखना। उपराज्यपाल अध्यादेश भी जारी कर सकता है 239 के खा के तहत। दिल्ली में सदस्यों की संख्या विधानसभा में 70 होगी। दिल्ली विधानसभा में, अच्छा एक और बात ध्यान रखना, जो दिल्ली में विधानसभा के लोग हैं वो लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि इनसे संबंधित कानून नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत है। तो ये पुलिस वाला प्रश्न तो पूछा भी गया कि बताओ दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है, तो संघ सूची में नहीं, वो केंद्र के अंडर में आती है, ठीक है, राज्य में नहीं आती वो। दिल्ली विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ये 70वां संविधान संशोधन 1992 में ये बात कही गई थी कि जो दिल्ली विधानसभा के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। अच्छा एक और बात, जो विधान परिषद होगा या फिर मंत्रिपरिषद, इसके जो मेंबर होंगे इनकी कुल संख्या विधानसभा की कुल संख्या की 10% से अधिक नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। तो 10% से ज्यादा नहीं होगी इसके जो मेंबर होंगे, ठीक है। अब 70 का लगा लो, वही 10%, 70 का 10% 7 आएगा, ठीक है। 70 का 10% कितना हो गया? 7 हो, यानी 7 से ज्यादा नहीं होंगे मुख्यमंत्री सहित, जो मंत्रिपरिषद होता है, ठीक है। और ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद में मतभेद हो तो उस मामले में राष्ट्रपति इसका समाधान करेगा, वह सर्वमान्य होगा। पांडुचेरी, पांडुचेरी यहाँ भी उपराज्यपाल तथा एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। विधानसभा, दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री सहित कुल 7 मेंबर होते हैं क्योंकि 10% अलाउ है ना, ठीक है। इसमें विधानसभा की टोटल सीट कितनी है? 30 है। अब 30 का 10% निकालो, 30 का 10% निकालोगे तो ये आएगा 3, यानी कि 3 मेंबर मंत्रिपरिषद में होंगे मुख्यमंत्री सहित इसमें। तो विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, मिनिमम 10%, मैक्सिमम सॉरी, और मंत्रिपरिषद की संख्या इतनी होगी, तो 3 होंगे। आर्टिकल 240, राष्ट्रपति को निम्न संघ साझा बनाने की शक्ति है, यानी कि राष्ट्रपति जो है इन जो नीचे दे रखे हैं जैसे अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ये हो गया, तो राष्ट्रपति इन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए क्या बना सकता है? विनियम बना सकता है, नियम या कानून बना सकता है। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के लिए, दादर नागर हवेली दमन दीव के लिए, पांडुचेरी के लिए। अगर पांडुचेरी की विधानसभा विघटित हो गई है तब, ठीक है, राष्ट्रपति विनियम बना सकता है। 241 ही प्रावधान करता है कि कोई भी यूटी के लिए हाईकोर्ट की स्थापना कर सकते हैं। कौन? संसद। संसद, ये रहा संसद। संसद कोई भी यूटी के लिए हाईकोर्ट की स्थापना कर सकती है। जैसे 1966 में दिल्ली के लिए दिल्ली हाईकोर्ट बनाया था, और दिल्ली एकमात्र यूटी है जिसका अपना खुद का हाईकोर्ट है। लेकिन 2019 के बाद कौन सा बन गया? जम्मू कश्मीर भी तो बन गया, ठीक है। चंडीगढ़ का हाईकोर्ट पंजाब हरियाणा, पांडुचेरी का चेन्नई में, चेन्नई मद्रास, और ये लक्षद्वीप का हाईकोर्ट है केरल में पड़ता है। यानी कि लक्षद्वीप में जितने मामले होंगे वो केरल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी उनके, जैसे पांडुचेरी में जितने मामले होंगे वो सब चेन्नई हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अंडमान निकोबार में जितने मामले होंगे वो कोलकाता हाईकोर्ट में। दादर नगर हवेली तो मुंबई पास में पड़ता है, मुंबई हाईकोर्ट। जम्मू कश्मीर लद्दाख, इन दोनों का मामला कहाँ? जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में सुनवाई होता है। 1928 में ये बना था। तो ये भी बातें आपको कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी है, ठीक है, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट, अब आ जाओ आपका स्थानीय स्वशासन, पंचायत। क्या है? पंचायत। भाग 9। तो पहला तो भाग ही ध्यान रखना कि भाग 9 में क्या है? भाग 9 में पंचायत है। भाग 9 ए में क्या है? नगर पालिका है। भाग 9 बी में क्या है? सहकारी समितियां हैं। तीनों ध्यान रखना। आर्टिकल 243 से 243 ओ, 243 से 243 ओ तक हमें इसमें पढ़ने हैं, तो कुर्सी की पेटी बांध के बैठना, अच्छे से पढ़ने वाले हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ रिपन या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं? रिपन को कहते हैं, ध्यान रखना। एक आयोग था शाही आयोग। इस आयोग ने क्या काम करा कि जो स्थानीय स्वशासन है इसके विकेंद्रीकरण पे ध्यान दिया था। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि स्थानीय स्वशासन जो पंचायत है वो भारत के हर कोने में फैलनी चाहिए। तो ये शाही आयोग ने काम किया था, 1907 में बना था। हॉब हाउस इसके हेड थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। आजादी के बाद नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्थानीय स्वशासन के लिए चलाया गया, लेकिन बाद में यह असफल हो गया। तो ध्यान रखना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चलाया गया था 1952 में स्थानीय स्वशासन के लिए। एक समिति ध्यान रखना, बलवंत राय मेहता समिति, 1957 में, ठीक है, जनवरी 1957 में ये बनी थी। फिर रिपोर्ट दी थी इसने नवंबर 1957 में। इसी समिति ने कहा था कि भाई जो भारत में पंचायत का स्तर है, पंचायत का स्तर है वो 3 स्तर पे होनी चाहिए।
पहला ग्राम लेवल पे एक पंचायत होगी, फिर आपका एक फिर पंचायत समिति होगी, समिति, फिर जिला लेवल पे होगी जिला परिषद। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आया कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था होनी चाहिए, त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय। तो ये कॉन्सेप्ट कब दिया था अगर तुम्हें ध्यान हो तो ये कॉन्सेप्ट 1957 में दे दिया था। कि कौन जिम्मेदार था, कौन सी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, इसने 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का कॉन्सेप्ट दे दिया था। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे समय बढ़ा तो फिर समय बढ़ने के साथ साथ अब डिमांड ये होने लगी कि ये जो 1957 से पंचायत वाला सिस्टम चला आ रहा है इसको संविधान में भी ऐड करो, यानी कि इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त करो। तब फिर 1992 डेट थी, 1992, और कॉन्स्टिट्यूशन था ये तुम्हारा 73वां संविधान संशोधन। 1992 के तहत पंचायत को क्या काम किया, संवैधानिक दर्जा प्राप्त करा दिया गया था। तुमने पढ़ा हो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। ठीक है, रिपोर्ट में क्या करा था, त्रिस्तरीय पंचायती की मांग करी थी इसने। 3 हिस्से में तो ग्राम पंचायत, एक पंचायत समिति और एक जिला परिषद। तो जिला लेवल पे ये हो गया पंचायत और ये ग्राम। ठीक है, एक देखो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और एक था आपका 1958 में बना था राष्ट्रीय विकास परिषद। इसने भी स्थानीय स्वशासन के विकेंद्रीकरण के लिए मांग करी थी। और कौन सा था, शाही आयोग, शाही आयोग 1907। ये भी किसके लिए था, ये भी विकेंद्रीकरण के लिए था। किसके लिए, विकेंद्रीकरण के लिए। आगे कह रहा है कि पंचायती राज का वास्तुकार या शिल्पी बी.आर. मेहता को माना जाता है। बी.आर. मेहता यही ऊपर वाले बलवंत राय मेहता। ठीक है, तो बी.आर. मेहता को वास्तुकार या शिल्पी माना जाता है पंचायती राज का। इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करी थी। जितना रटना है रट लो ये वाली पॉइंट लाइन। तो पूछ लेगा कि पंचायत की शुरुआत, ठीक है, यानी पंचायती राज व्यवस्था जो है इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो राजस्थान से की गई थी। राजस्थान में भी कौन सा जिला, नागौर जिला। नागौर जिला में भी कौन सा गांव, बगदरी गांव। तीनों चीज ध्यान रखो। कब की बात है ये, 1969। तो 1957 में तो ये बी.आर. मेहता ने अपनी रिपोर्ट दे दी। उसके 2 साल बाद 1959 में राजस्थान से ये पहली बार जो है लागू कर दी गई। राजस्थान का नागौर जिला, नागौर का बगदरी गांव, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, राजस्थान पहला राज्य बनता है पंचायती राज लागू करने वाला। फिर 1959 में ही आंध्र प्रदेश बनता है दूसरा राज्य। ठीक है, फिर 1960 में असम, क्या कहते हैं, असम, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये 3 राज्य बनते हैं फिर से। तो पहला ध्यान रखना कि पहला राजस्थान था, ध्यान रखोगे नहीं। ठीक है, अब 1957 में तो ये कमेटी आई, कौन सी, बलवंत राय मेहता समिति। फिर 1977 में इसी पंचायत के ऊपर, पंचायती राज के ऊपर एक और कमेटी का गठन हुआ 1977 में। इसका नाम था अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, देखो ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो इसलिए वीडियो लंबी होने वाली है, समझ गए नहीं, तो पेशेंस के साथ देखना, आराम से समझ में सब कुछ आएगा। पीडीएफ मिल जाएगी, बाद में चल करके तुम लोग क्या करना है, इसको रिवाइज कर लेना, अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, पीछे इसके मैंने क्वेश्चन भी लगाए हैं तो हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे साथ के साथ। चलें, ठीक है, कहाँ गए, देखो क्वेश्चन दिखाऊं तुम्हें, ये देखो यूपीएसआई, और ये तो अभी देखो कितना कंटेंट है, यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा मैं, टेंशन ना लो तुम। ये देखो ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ये भी करेंगे हम इसके बाद में। तो अब बताओ कहाँ से पूछेगा, और पूछेगा तो वो भाई फिर अलग ही पूछेगा, और कहीं से किसी पे नहीं होगा फिर वो। बात आ रही है समझ में। तो चलो कहाँ पे थे हम, अरे यार ये थे यहाँ। तो 1977 में कौन सी कमेटी आ गई, अशोक मेहता समिति। 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। 13 मेंबर थे इस कमेटी में। पंचायती राज के लिए मूल्यांकन के लिए अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, यानी कि पंचायती राज के लिए बेसिकली गठन हुआ था इसका। अच्छा, बलवंत राय मेहता ने कहा था कि 3 स्तर पे पंचायत होनी चाहिए, लेकिन इसने कहा था कि नहीं 3 स्तर पे नहीं, हम 2 स्तर पे करेंगे। तो 2 स्तरीय ढांचे की अनुमति किसने प्रस्तुत करी थी, अशोक मेहता समिति ने। 2 स्तर कौन से, एक तो जिला परिषद होगी और एक मंडल पंचायत होगी, तो 2 स्तर। तो ध्यान रखना, बलवंत राय ने 3 स्तर और अशोक मेहता 1977 ने 2 स्तर। ठीक है,
2 स्तर में जिला परिषद और मंडल पंचायत। जिला परिषद का जो हेड होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा और मंडल पंचायत का जो हेड होगा वो प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होगा। तो ये बात समझ में आ रही है। इस समिति की सिफारिश को अस्वीकार घोषित कर दिया गया था बाद में। तो 2 कमेटी पढ़ ली अभी तक। 1977 में अशोक मेहता समिति और 1957 में कौन सी, जनवरी 1957 बेसिकली। तो ये थी आपकी बी आर मेहता समिति। बी आर मेहता समिति मतलब बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। और इन्हें ही पंचायती राज का वास्तुकार भी कहते हैं, पीछे पढ़ा है हमने। तीसरी कमेटी एक और आती है 1985 में, दैट इज जी वी के राव समिति। तो जी वी के राव समिति 1985, ठीक है। इसका गठन कब होता है? इसका गठन योजना आयोग की सिफारिश पर होता है। तो पहले ना योजना आयोग था, उसकी सिफारिश पर इसका गठन हुआ। राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, ठीक है। तो योजना आयोग की सिफारिश पर इसका गठन होता है। 1985 में इसका गठन होता है। इसने क्या काम कहा? इसने कहा कि देखो भाई, राज्य स्तर पर तो राज्य विकास परिषद होगा, जिला स्तर पर जिला परिषद होगा, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत होगी और गांव स्तर पर ग्राम सभा होगी। तो इसने 4 भागों में बांट दिया। ले भैया, बलवंत राय मेहता ने तो कह दिया कि 3, और तुम्हारे जो आए 1970 में अशोक मेहता, इन्होंने कह दिया 2 है। अब एक और जो महानुभाव आ गए, इनने कह दी 4। कौन कौन से? राज्य पे, जिला पे, मंडल पे, गांव पे। लेकिन फिर बाद में इसको क्या किया गया? अस्वीकार घोषित कर दिया गया। फिर एक और आती है 1986 में। 1986 में एल एम सिंधवी समिति। 1986 के बाद एक और आई थी 1988 में पी के थुंगन समिति। इन दोनों समितियों ने कहा था कि जो पंचायती राज है इसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए पहले तो क्वेश्चन यहाँ से ये बन गया हमारा कि संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए कौन सी कमेटी ने सिफारिश करी थी? तो 1986 में एल एम सिंधवी समिति और पी के थुंगन समिति। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे एक बार को ऊपर वाली भूल जाना, ये नहीं भूलना। तो पहली नहीं भूलनी है बी आर मेहता समिति, प्लस उसके बाद में ये दोनों नहीं भूलनी है। और देखो 1985-86 में तो इन्होंने कह दिया कि वही संवैधानिक के दर्जा मिलना चाहिए। फिर इसी के बाद 1986, 87, 88, 89, 90, 91, 92, तो 1992 में संशोधन ही हो गया। समझ रहे हो नहीं? तो इसी के आधार पर राजीव गांधी ने, अच्छा 1992 से पहले जो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1989 में एक संशोधन पहले कर चुके थे। 64वां बिल लाए थे ये, लेकिन लोकसभा में इसको नामंजूरी दे दी। लोकसभा ने मंजूर कर दिया था बेसिकली, लेकिन राज्यसभा में इसको नामंजूर कर दिया था इस बिल को। तुम्हें पता है, तो दोनों की सहमति आवश्यक है, अन्यथा वो बिल आगे पास नहीं होता है। तो ये बिल आगे पास नहीं हुआ। फिर 1989 के बाद 1992 में फिर ये पास हुआ दोबारा। हाँ जी, बात समझे? ठीक है। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव आते हैं, पीएम बनते हैं। ये पीएम बनने के बाद में 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। फिर 20 अप्रैल को होता है ये, 1993 को लागू हुआ था बेसिकली। तो ये तो इसके तहत इसको संवैधानिक दर्जा मिला था। फिर इसी को लागू किया था 20 अप्रैल 1992 को। राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस लाइन का, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इन्होंने हस्ताक्षर करे थे 20 अप्रैल को, इसलिए तुम्हें पता होगा 20 अप्रैल को हस्ताक्षर करे थे और 24 अप्रैल से ये लागू हो गया था पूरे देश में। संवैधानिक दर्जा मिल गया था, फिर 24 अप्रैल को लागू हुआ था। और जब लागू हुआ था 24 अप्रैल को, इसी को मनाते हम 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं भाई? तो 24 अप्रैल को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन से पूरे देश में संवैधानिक रूप से पंचायती राज लागू हुई थी। तो ये बात ध्यान रहेगी तुम्हें, बताओ ध्यान रहेगी नहीं? ठीक है। तो 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस, पंचायती राज के लिए कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन 1992। पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। इसके तहत 16 नए आर्टिकल जोड़े गए थे। इसमें क्या कह रहा हूं मैं, हाँ, आर्टिकल 243 से और 243 ओ तक पूरे गिन लो, 16 ही होंगे। तो 16 आर्टिकल जोड़े गए थे। उसके बाद जो 11वीं अनुसूची है वो अलग से बनाई गई और उस अनुसूची में 29 विषय जोड़े गए। इस अधिनियम का पालन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश बनता है, ध्यान रखना। अब सुनो, जैसे 1957 में जो बी आर मेहता समिति थी, इसने अपनी रिपोर्ट दी। तो 1969 में 59 में, बार बार 69 बोल देता हूँ मैं, 1959 में जो सबसे पहला राज्य था लागू, तो वो कहाँ? राजस्थान के नागौर जिले से, नागौर से बगदरी जो गांव है वहां से लागू हुई थी पहले 1969 में।
लेकिन जब इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ 1992 में, फिर उसके बाद सबसे पहले लागू करने वाला कौन? तो इस बार बाजी मार ले गया आपका मध्य प्रदेश। पंचायती राज का काम क्या होता है? लोगों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, गांव को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना, तो ये सब इसके काम होते हैं। मतलब छोटे छोटे लेवल पर लोगों की समस्याएं सुनी जा सकें, कोई लोगों में असमंजस ना हो, लोगों को उचित न्याय मिले, तो इसके लिए पंचायती राज का गठन किया गया। बात आ रही है समझ में? इसके लिए हमारे संविधान में आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 40, तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ग्राम सभा से रिलेटेड है। ठीक है, तो गांव की पंचायत से रिलेटेड है ना वो, ग्राम सभा से, ग्राम पंचायत से आर्टिकल 40। गांव की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों के समूह को ग्राम सभा कहते हैं। आपको लग रहा होगा सर ये क्या लिखा है, ये तो बेहद बेहद बेकार चीज है, लेकिन नहीं, ये पूरी लाइन से प्रश्न पूछा गया। प्रश्न ऐसा था कि निम्नलिखित में से किसे गांव की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहती है? तो आंसर था उसका ग्राम सभा कहते हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इस नोट्स की, आपको हर लाइन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। हो सकता है मैं सारी लाइन एक आध छूट जाए मुझसे, तो उसको खुद से पढ़ना है फिर घर पे बैठ के। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को, अब देखो वो जो था वो 24 अप्रैल को मनाते थे पंचायती राज दिवस, लेकिन मतदाता वोटिंग डे, वोट जब डालते हैं तो वोटिंग डे मनाते 25 जनवरी को। क्यों? क्योंकि इस दिन ईसीआई का गठन हुआ था। अब ये ईसीआई क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारत में लोकसभा राज्यसभा के चुनाव करवाती है ना, चुनाव, तो वो यही करवाती है, ईसीआई। ईसीआई। अब क्या है? अब आर्टिकल है 243। तो 243 में क्या होगा? पहली परिभाषाएं दे दी हैं। परिभाषा में पहली परिभाषा ग्राम सभा, इसी से प्रश्न पूछा गया था। कह रहा है इसका अर्थ है कि ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल, यानी कि पंचायत क्षेत्र की जो नामावली है उसमें शामिल गांव के संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से बनी एक संस्था या सभा, उसको ग्राम सभा कहते हैं। मध्यवर्ती स्तर, राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट ग्राम और जिला स्तरों के बीच का एक स्तर है ये मध्यवर्ती स्तर। ठीक है, तो राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट ग्राम और जिला, इनके स्तरों के बीच में ये मध्यवर्ती स्तर है। पंचायत क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आर्टिकल 243 बी के तहत गठन स्वशासन की एक संस्था है पंचायत। तो ध्यान रखना, पंचायत का गठन किस आर्टिकल में है? 243 के बी में। पंचायत क्षेत्र क्या है? इसका तात्पर्य है पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र को पंचायत क्षेत्र कहते हैं, वो तो तुम जानते हो सब। हाँ जी, आ जाए आर्टिकल 243 के क्लॉज 1 पे। क्लॉज 1 पे आ पाए, अभी 23 मिनट की वीडियो हो गई, समझ रहे हो? ठीक है, तो क्लॉज 1 में क्या है? ग्राम सभा द्वारा राज्य विधानमंडल को विधि द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग, यानी कि 243 के ए में है कि जो ग्राम सभा है वो शक्तियों का प्रयोग कैसे करेगी, जो कि उसको राज्य विधानमंडल द्वारा दी गई है। 243 के बी में पंचायत गठन अभी पढ़ा था हमने। प्रत्येक राज्य में कौन सी पंचायत होगी? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी। अगर जनसंख्या 20 लाख से कम है तो राज्य पंचायत समिति नहीं बनेगी, 2 स्तरीय ही बनेगी फिर। यानी कि अगर किसी राज्य में जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य में फिर 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था रहेगी। पंचायत समिति वहां से हट जाएगी, तो ग्राम पंचायत रहेगी और एक जिला पंचायत रहेगी, पंचायत समिति बीच में हट जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, 4 स्तरीय, बाकी सब जगह कौन सी है? त्रिस्तरीय, 3 स्तर की। ठीक है, 243 के सी में क्या है? कह रहा है कि राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना, तो पंचायत की संरचना किसमें? सी में। सी से संरचना ध्यान रखो, के संबंध में उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। और अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष एक जिला लेवल पे होगा, मध्यवर्ती लेवल पे और ग्राम लेवल पे। जो ग्राम लेवल पे अध्यक्ष होगा वो प्रत्यक्ष चुनाव से चुना जाएगा, और जिला और मध्यवर्ती लेवल पे होगा वो अप्रत्यक्ष चुनाव से चुना जाएगा। सर ये नहीं समझे, ये बताओ। देश जैसे ग्राम सभा, ग्राम का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान। तो प्रधान का चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष, तुम ही तो वोट डालते हो जाके प्रधानी के लिए। लेकिन जिला के लिए और मध्यवर्ती जो है स्तर, उनके लिए अप्रत्यक्ष चुनाव है, उनके लिए ये वोट डालते हैं जाके, फिर ये हो गए, या फिर जिला पंचायत सदस्य हो गए ये लोग जाके।
आर्टिकल 243D, इसमें क्या है, पंचायतों में सीटों का आरक्षण कैसे कैसे है, तो ये डी में, ठीक है, डी में सीटों का आरक्षण। 83वां संविधान संशोधन 2000 में, 2000 से अरुणाचल प्रदेश में ये लागू नहीं होगा। यानी कि ये जो सीटों का आरक्षण है, ये 83वां संविधान संशोधन हुआ था 2002, इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया कि ये किस में लागू नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश में। तो निम्नलिखित के लिए सीटें आरक्षित होंगी, किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित होंगी, किसमें, पंचायत में। प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति को उस पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या के अनुपात में रखा जाएगा। है सर, ये क्या कह रहे हो, इसको समझो। जैसे कोई पंचायत है, ठीक है, और उसमें जितने एससी वाले लोग हैं, अनुसूचित जनजाति एसटी वाले लोग, उनकी जो कुल संख्या होगी ना, उनकी कुल संख्या का जो अनुपात होगा, ठीक है, उनकी जो कुल संख्या का अनुपात होगा, तो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाएंगी जितनी सीटें, उनके कुल अनुपात के बराबर होगा। समझ गए, ठीक है। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या में कम से कम 1/3 SC ST से महिला होनी चाहिए। तो ये भी बात ध्यान रखना कि जितनी भी सीटें भरी जाएंगी प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, उसमें कम से कम 1/3 किसके लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए, SC ST की जो महिलाएं उनके लिए, उन्हें सहित। गांव या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद SC और ST व महिलाओं के लिए राज्य विधानमंडल कानून द्वारा आरक्षित किए जाएंगे। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो, ठीक है। नोट पॉइंट क्या है कि पंचायत के विघटन की तारीख से 6 महीने की अवधि की समाप्ति से पहले चुनाव आवश्यक है। यानी मान लो पंचायत विघटन हो गई आज, तो आज से 6 महीने की तारीख की अवधि समाप्त हो, जो उससे पहले ही क्या होने, चुनाव हो जाने चाहिए। 243 ई में क्या है, ई में है अवधि, अवधि कितनी है, 5 साल। तो ई से ध्यान रखोगे, ई आती है 5वें नंबर पे, तो 5 साल, 5 साल मतलब अवधि, पंचायत की अवधि किसमें है, ई में, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये प्रश्न पूछ लेगा कि पंचायत को विघटित करने की शक्ति किसके पास है, तो आप कहोगे जिला परिषद को, और जिला परिषद किसकी सहायता से, राज्य सरकार की सहायता से। एफ में आ जाओ, एफ में है आपके सदस्य के लिए अयोग्यताएं क्या क्या हैं, अयोग्यताएं ये हैं कि 21 वर्ष की आयु कर पूरी कर ले व राज्य विधानमंडल के नियमों को मानता हो, तो वो योग्य है, नहीं तो क्या है, वो अयोग्य है। तो एफ से ध्यान रखना, फेल, यानी कि वो फेल कब होगा, अयोग्य कब होगा, जब वो 21 साल की आयु पूरी नहीं करेगा तब। फिर आ जाओ जी, 243 जी। 243 जी में क्या है, पंचायतों की शक्तियां हैं, प्राधिकार हैं, उत्तरदायित्व है। तो ध्यान रखना पंचायतों की शक्तियां किसमें, 243 के जी में, ठीक है, 243 के जी में। जी से कैसे रिलेट करोगे, इसको कर लेना। तो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी करेगी पंचायत, और 11वीं अनुसूची में जितने विषय हैं सभी विषय पर कार्यवाही करेगी। 243H, पंचायत द्वारा उनकी निधि जो है उन पर कर लगाने की शक्ति, ठीक है, कौन लगाएगी, पंचायत लगाएगी, जो उनकी निधि है उन पर टैक्स लगाने की शक्ति है। 243 में एच, तो एच, एच से ध्यान रखो क्या, एच से देखो, एच ऐसे बनता है, और जब ये दो डंडा क्रॉस कर दो तो टैक्स बन जाएगा। तो एच से क्या ध्यान रखोगे, टैक्स। आई, आई से ध्यान रखोगे इनकम, इनकम, तो इनकम में क्या है, वित्त आयोग का गठन होगा पंचायतों के लिए। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन होगा, और ये कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है राज्यपाल के लिए। तो ठीक है भाई, देखो ई, एफ, जी, एच, आई, इतने तो मैंने वैसे याद करवा दिए। डी, डी में क्या है, सीटों का आवंटन, सीटों का बंटवारा, ठीक है। और उसके बाद सी, सी से पहले क्या बचा, सी से पहले बचा बी, बी से पहले बचा ए, ए में ग्राम सभा, ग्राम सभा की परिभाषा वगैरह, ठीक, ग्राम सभा को शक्ति दी गई है। बी में पंचायत का गठन, सी में कमेंट करके बताओ क्या है, डी में है सीटों का आवंटन। ई, ई मतलब 5, 5 से मतलब अवधि 5 साल। एफ, एफ मतलब फेल, फेल मतलब अयोग्यता 21 साल से कम। जी, जी का मतलब पावर, पंचायत की पावर शक्तियां डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसमें। एच, एच को ऐसे लिखा था लेकिन हम थोड़ा टेढ़ा करके लिख देंगे तो ये टैक्स बन जाएगा, तो इसमें क्या है, एच में टैक्स।
आई 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 से क्या ध्यान रखोगे, इनकम, क्या ध्यान रखोगे, इनकम। तो आई से क्या हो गया, इनकम। तो ये कैसे में है, हाँ ये 243 आई में है, इनकम, इनकम। तो यहाँ तक याद हुई इनकम तक, क्या हुई, इनकम तक याद हुई नहीं। चलो आगे देखो। उत्तर प्रदेश में एक अधिनियम आया था, पंचायत प्रतिनिधियों के वेतन व भत्ते उत्तर प्रदेश में कैसे हैं। तो ग्राम प्रधान का वेतन 5,000 रुपये है पर मंथ। देख रहे हो विनोद, विनोद देख रहे हो, ग्राम प्रधान को 5,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन चलता है बहुत महंगी महंगी गाड़ी में। अबे 5,000 रुपये में अगर बुलेट पे भी चल रहा है तो समझ रहे हो कितना घोटाला चल रहा है 5,000 रुपये में। और 100 रुपये मिलते हैं उसको पर बैठक के, जैसे बैठक वगैरह होती है तो वहाँ 100 रुपये मिलते हैं। जैसे तुम ध्यान करो, अगर तुम्हें ध्यान हो तो लोकसभा में सांसद जो बैठते थे उन्हें पर बैठक के अलग पैसे मिलते थे, 2,000 रुपये। ऐसे इनको भी मिलते हैं। क्षेत्र पंचायत प्रमुख होता है, इसको 11,030 रुपये पर माह सैलरी मिलती है, इसको वेतन। और 1,000 रुपये इसको पर बैठक के मिलते हैं। अध्यक्ष जिला पंचायत, इसकी सैलरी है 15,500 पर मंथ, और 1,500 रुपये इसको पर बैठक के मिलते हैं। तो ये कुछ ब्यौरा है, ठीक है। जे, आई के बाद क्या आएगा, जे। जे क्या है, पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा। लेखा परीक्षा मतलब उनको अकाउंट को हैंडल करना, ठीक है। अकाउंट को क्या करना, हैंडल करना। हैंडल का मतलब समझते हो, एक हैंडल ऐसा होता है, देखो ऐसे। अबे ऐसा हैंडल नहीं देखा रहे तुमने, क्या बना रहा हूँ मैं, ये देखो ये हैंडल। अब ये हैंडल उल्टा सा बना दो ऐसे, तो ऐसे बन जाएगा, तो जे बन जाएगी। जे का मतलब हैंडल, हैंडल क्या करोगे, अकाउंट। तो लेखा परीक्षा ऐसे ध्यान रखोगे, ठीक है। लेखा परीक्षा बाई किसके, राज्य विधान मंडल के द्वारा। आर्टिकल 243 के में क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। पद से हटाएगा सुप्रीम कोर्ट की जज की भांति अयोग्यताएं व कदाचार के आधार पर पद से हटाएगा। पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो अब क्या है इसमें, 243 में के में क्या है, के में है चुनाव, क्या है, चुनाव, ठीक है। क्या है के में चुनाव है, किसके, राज्य निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति होगी, और ध्यान रखना इसकी नियुक्ति कौन करेगा, इसकी नियुक्ति करेगा आपका राज्यपाल। राज्यपाल तो नियुक्ति करेगा। और ये जो निर्वाचन आयुक्त है, ये चुनाव किसके करवाएगा। अब राज्य समझ के, जैसे पूछेगा क्वेश्चन तुमसे जरूर, राज्य निर्वाचन आयुक्त किसके चुनाव करवाता है, तो उसमें दे देगा राज्य विधान मंडल। तो वहां पे फंस जाओगे तुम, वहां करना है गलत। आपको करना है केवल ये पंचायत के चुनाव करवाता है, और आपके नगर पालिकाएं जो होती हैं उनके चुनाव करवाता है, बस। राज्य विधानमंडल के चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का जो निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है ना, वो करवाता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। आर्टिकल 243 एल, एल में क्या है, भाग 9 के प्रावधान कुछ संशोधन के साथ केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होंगे। तो ये किस पे लागू होंगे, ये भाई केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होंगे। एल, एल से ध्यान रखो लद्दाख, क्या ध्यान रखोगे, लद्दाख। और लद्दाख क्या है, लद्दाख है एक यूटी। तो जो पंचायत के प्रावधान है वो किस पे भी लागू होंगे, केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होंगे। के से ध्यान है ना, के से चुनाव, के से क्या है, चुनाव है, ठीक है। के से क्या है, चुनाव। जैसे देखो के 11 नंबर पे आता है, और तुम्हें पता है भाई साहब, चुनाव में एक एक वोट की कीमत होती है। तो एक और एक, एक और एक पे क्या है, के चुनाव, ठीक है। तो एक एक वोट से लोग चुनाव हार और जीत हो जाती है एक वोट से। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। पद से हटाना, कौन हटाएगा, राज्यपाल ही हटाएगा। और किसकी भांति, जो हाईकोर्ट के जज होते हैं उनकी भांति हटाएगा, कदाचार अयोग्यता के आधार पे। आगे बढ़े। एक तो तुम्हें साथ साथ याद भी करवाना पड़ता है नहीं। तो एल तक याद हुआ नहीं हुआ,
एल, और थोड़े से और बचे हैं उसको भी देख लो, खत्म। स्थानीय स्वशासन की सबसे बड़ी संस्था जिला पंचायत है, सबसे बड़ी संस्था जिला पंचायत है। मिनिमम इसमें 50 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 75 मेंबर होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया कि स्थानीय स्वशासन में पंचायत में सबसे बड़ी संस्था कौन सी, पंचायत है क्या, जिला पंचायत है, पंचायत समिति है, तो जिला पंचायत। इसमें 75 मैक्सिमम मेंबर होते हैं और 50 मिनिमम। 243 भाग 9 के प्रावधान निम्नलिखित राज्य क्षेत्रों पर भी लागू होंगे। कौन कौन से राज्य क्षेत्र? 244 1 और 2 के अनुसार जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और जनजातीय क्षेत्र इनमें भी लागू होंगे। कौन से? ये वाले जो पंचायत के प्रावधान है 245 एम में है, ठीक है। और नागालैंड, मेघालय, मिजोरम के राज्यों पर भी लागू होंगे। मणिपुर, पहाड़ी क्षेत्र, इनके लिए जिला परिषद विद्यमान है, यहाँ पर भी लागू होंगे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के जो पर्वतीय क्षेत्र वहां पर भी लागू होंगे। तो बेसिकली जो एम है ना, एम भैया, तो एम से ध्यान रखो मैनी। क्या ध्यान रखो? मैनी। और मैनी का मतलब होता है बहुत। क्या होता है? बहुत। तो यानी कि जो पंचायत के नियम हैं, पंचायत के नियम भाग 9 में जो दिए हैं वो मैनी यानी बहुत सारे राज्यों पर भी लागू होंगे। कौन कौन से? वो ये दे रखे हैं। तो एम से ध्यान रखो मैनी, ध्यान रखोगे, ठीक है। एक नोट पॉइंट आपको ये करना है कि जो नागालैंड है, मेघालय है और मिजोरम है, यहाँ पंचायती राज नहीं है। दिल्ली को छोड़कर बाकी सभी यूटी में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद है, केवल दिल्ली में नहीं है, ये भी पॉइंट ध्यान रखोगे। अब आ जाओ 243 एन। इसमें क्या है कि जो मौजूदा कानून है और पंचायतों का जो मौजूदा कानून है और जो पंचायत है उनका जारी रहना मतलब एन में है, ठीक है, एन में है। तो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले विद्यमान सभी पंचायत अपनी अवधि की समाप्ति तक जारी रहेंगी, कार्य उनका जारी रहेगा जब तक कि उस राज्य की विधानसभा द्वारा इस आशय के प्रस्ताव को पारित करके जल्दी उसे भंग ना किया जाए। तो तब तक वो जारी रहते हैं 5 साल तक, ठीक है। तो एन से ध्यान रखना, नहीं रुकेंगे। कौन नहीं रुकेंगे भाई? नियम, कायदे, कानून, पंचायत नहीं रुकेगी भाई। तो एन से ध्यान रहेगा, नहीं रुकेगी मतलब वो जारी रहेगी। क्या जारी रहेंगे? कानून और पंचायत जारी रहेगी। ये बात ध्यान रहेगी, ठीक है। ओ में आ जाओ 243 ओ। चुनावी संबंधी मामले में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक। किसके? अदालतों के हस्तक्षेप पर क्या? रोक। रोक का मतलब ओ से ध्यान रखो को से ध्यान रखो कोर्ट, यानी कि कोर्ट पर क्या? रोक, ठीक है। कोर्ट पर क्या? रोक। यानी कि चुनाव से संबंधित मामले में अदालत यानी कोर्ट कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये है ओ में। निर्वाचन संबंधी कानून की वैधता पर किसी भी अदालत में कोई भी सवाल नहीं उठाया जाएगा। अब ये तो हो गए तुम्हारे 243 ओ तक, पंचायत खत्म। टेंशन ना लो, आगे रिवाइज भी करवाऊंगा। और वीडियो भी 37 मिनट की हो गई है। लाइक वगैरह नहीं करते हो तुम वीडियो, 1-2 लाइक करते हो बस। कोई नहीं, मत करो, बस पढ़ लो यार, याद कर लो। एक एक्ट आया था, पैसा अधिनियम कहते हैं इसको। पैसा क्यों कहते हैं सर? पैसा आए, ठीक है, इसमें नहीं। इसका पूरा नाम था पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, यानी कि पंचायत का एक्सटेंशन बढ़ाया जाएगा उनको शेड्यूल एरियाज तक। इसी की शॉर्ट फॉर्म है पैसा, PESA। पैसा अधिनियम कब आया था? 1996 में, ठीक है। पैसा अधिनियम, पंचायत अधिनियम एक ही बात है, 1996 में, ठीक है। किससे संबंधित था? अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित था। यहाँ तक विस्तार किया जाएगा पैसा मतलब पंचायत का। तो पंचायत से संबंधित भाग 9 के प्रावधान 5वीं अनुसूची, ध्यान करो 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र है वो अनुसूचित क्षेत्रों तक लागू नहीं होते हैं। तो ये वाले जो पंचायत के प्रावधान है वो। भारत के 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र पाए जाते हैं। कौन कौन से? ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। अंडमान निकोबार, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। तो ये ध्यान कर लेना, ठीक है। बाकी देखो तुम्हारा टॉपिक पूरा खत्म हो गया है। ये कुछ अलग से नोट्स हैं, सेम शुरू से हैं, कुछ नया पॉइंट लगे इसमें से तो आप लोग वहाँ नोट कर लेना। अब बताओ क्या मुझे पढ़ने की ज़रूरत है? ये इसमें से जो भी तुम्हें कुछ एक आध पॉइंट नए होंगे मुझे पता है, तो वो आप लोग क्या करना, वहाँ पे नोट कर लेना। कर लोगे या फिर मुझे ही कहना पड़ेगा? चलो पढ़ा ही देता हूँ, नहीं फिर यार वो नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी बड़ी हो जाएगी। बताओ जल्दी, रिवाइज करवाऊँ तुम्हारी पंचायत? आ जाओ। ए में ग्राम सभा का गठन,
बी में पंचायत, सी में पंचायत की संरचना, डी में आरक्षण, ई में कार्यकाल, अयोग्यताएं सदस्यों के लिए, फेल से ध्यान रखना अयोग्यताएं, और जी से ध्यान रखना पावर शक्तियां जीनियस, एस से ध्यान रखना टैक्स, आई से वित्त आयोग का गठन, जे से क्या हैंडल, हैंडल क्या अकाउंट लेखाओं की जांच, के से क्या चुनाव, चुनाव, एम से क्या मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे, इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। कौन कौन से? मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, इन पर लागू नहीं होंगे। ओ में क्या है? ओ को कोर्ट, कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अदालत का चुनावी मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। सिंपल, वेरी इजी। हो गया ना याद? चलो एक बार इसको, इसमें से ना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो निकाल लेते हैं हम, जो हमने नहीं पढ़ी अभी तक। ठीक है, तो देखो भाग 9 हमें पता है। हाँ एक और चीज मैं बता दूं तुम्हें, जैसे मैंने ये लिखा था भाग 9, तो पेपर में तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा, पेपर में रोमन अंक में मिलेगा ऐसे। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे हम 4 में और 6 में कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं? रिपन को कहते हैं। 1882 पढ़ लिया है। ठीक है, निचले स्तर पर लोगों की सहायता करना ये पंचायती राज का उद्देश्य था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण बता दिया मैंने तुम्हें। और मूल लोकतंत्र, तृणमूल, ग्रॉस रूट डेमोक्रेसी, ये कौन है? पंचायती राज है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से ये पॉइंट नोट करना। तृणमूल लोकतंत्र कौन सा है? त्रिस्तरीय जैविक संबंधों की अनु अभिशासन संरचना, अभिशासन संरचना ये देखो, आपका यह है स्थानीय स्वशासन पंचायती राज को 1935 भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम द्वारा राज्य सूची का विषय बना दिया गया था 1935 में। 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्बर सुधार अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन के बारे में स्पष्ट किया गया था। 1919 में भी इसके बारे में प्रावधान थे। पंचायती राज व्यवस्था के पक्षधर गांधी जी थे, तो बेसिकली गांधी जी ने इसका मुद्दा उठाया था। गांधी जी हमेशा इसके पक्ष में रहते थे, इसीलिए 1919 में इसका जिक्र मिला, 1935 में भी इसका जिक्र मिला, तो इसीलिए। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के पक्षधर गांधी जी थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 नेहरू जी ने पेश किया था। और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 1953 द्वारा जो है कार्यों की जांच करने के लिए, बेहतर सुझाव देने के लिए बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में 1957 में एक समिति का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 1957 में ही सौंपी थी, दिसंबर में जाके। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की सिफारिश पर की थी। इसे बलवंत राय मेहता समिति और पंचायती राज का वास्तुकार माना जाता है इन्हीं को, बी आर मेहता को। ठीक है, पी आर मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की पद्धति लागू करने की बात कही थी। गांव स्तर पे होनी चाहिए, ब्लॉक पे और जिला स्तर पे। ब्लॉक पे पंचायत समिति होगी, गांव पे होगी ग्राम समिति, और जिला पे होगी जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? जिला परिषद के अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए। इस समिति की सिफारिशें एनडीसी द्वारा 1958 में स्वीकार करी गई थी। और 2 अक्टूबर 19 राजस्थान के नागौर जिले से पीएम नेहरू जी थे उस समय, उद्घाटन किया गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 1959 में लागू हुई थी, ये पढ़ लिया। तमिलनाडु में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, और पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय। पश्चिम बंगाल वाली तुम्हें तो बता दी, तमिलनाडु वाली नोट कर लेना, 2 स्तरीय। उसके बाद 1977 में आती है अशोक मेहता समिति। ठीक है, और इसने क्या काम करा था? 1978 में अपनी रिपोर्ट भेजी थी। जनता पार्टी की सरकार थी उस समय, इसलिए योजना आयोग द्वारा इसका गठन उसकी सिफारिश पर हुआ था, योजना आयोग की सिफारिश पर। और इसी ने कहा था कि द्विस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। अशोक मेहता समिति ने पढ़ लिया है हमने। ठीक है, द्विस्तरीय मतलब कौन कौन सी? एक जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत, यानी कि जिला परिषद। ठीक है, और जो मंडल पंचायत है इसमें कौन कौन से 15,000 से 2,000 जनसंख्या वाले गांवों के समूह को मंडल पंचायत में रखा जाएगा। जीवी की राव समिति 1985 की है, 1985 की है। और इसी समिति को जो है, और इसी समिति ने पंचायती राज को बिना जड़ की घास कहा था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा, बिना जड़ की घास किसने कहा था? जीवी की राव समिति ने। प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार किया जाए, इसने कहा था। जिला परिषद में को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में इंपॉर्टेंट स्थान दिया जाए, किसको? जिला परिषद को। ये तो ये इसके कुछ सुझाव थे। फिर उसके बाद एल एम सिंधवी समिति पढ़ती है 1986 में, संवैधानिक दर्जा दिलाया था इसी ने, मांग उठाई थी, दिलाना उद्देश्य था इसका। ठीक है, और संविधान दर्जा दिलाने के लिए सबसे पहले राजीव गांधी ने प्रयास किया था 1989 में। 64वां संविधान संशोधन, 64 चेक करना एक बार, 64 था या 69 था यार? हाँ 64 ही होगा। ठीक है ठीक है, लोकसभा में पेश किया था, जिसमें रिजेक्ट हो गया, बाद में राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया था।
पी.के. थुंगन समिति आती है 1988 में। इस समिति ने क्या काम करा था कि जो पंचायत का कार्यकाल है 5 वर्ष, जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए, महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, 3 स्तर पर पंचायती राज होना चाहिए। चल क्यों नहीं रहा ये? अच्छा, 3 स्तर पर पंचायती राज होना चाहिए, ये सब चीजें अनुशंसा करी थी इसने। फिर एक गॉडगिल समिति आती है 1988 में, ठीक है, राजीव गांधी की जो सरकार थी उसने गठित करी थी ये पंचायती राज को प्रभावकारी बनाने के लिए। तो इसके लिए कुछ अनुशंसाएं रिकमेंडेशन भी की थी, मतलब इसने कुछ रिकमेंड भी किया था कि ये होना चाहिए, ठीक है वगैरह। इन सब के बाद में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने पंचायती राज को संवैधानिकरण प्रदान किया। 73वां संविधान संशोधन होता है और इसको जो है 24 अप्रैल 1993 में प्रभाव में आया था, यानी लागू कर दिया गया था। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 73वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 243 से ओ तक 16 आर्टिकल जोड़े गए थे, ठीक है। ग्राम सभा थी, ग्राम सभा पढ़ा दी है, त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था पढ़ा दी है मैंने, ठीक है। लेकिन कह रहा है लेकिन ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम थी उन्हें ब्लॉक स्तर पर पंचायत गठित न होने की छूट दी गई थी, यानी कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत गठित नहीं कर सकते हैं, फिर 2 स्तर रख सकते हैं 20 लाख से अगर कम है, ठीक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों का चुनाव होता है, बता दिया मैंने। ग्राम सभा के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरक्षण महिलाओं के लिए 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष होगा, ये भी मैंने बता दिया। विघटित होने से 6 माह के भीतर दोबारा चुनाव करा दिया जाना चाहिए। पंचायतों का चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा, ध्यान रखना। राज्य निर्वाचन जो चुनाव आयुक्त होता है इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है और ये पंचायत संबंधित सभी मामलों पर कानून विधानमंडल बनाएगा, ये भी बात ध्यान रखना। राज्य का वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, ठीक है। और वित्तीय स्थितियों की समीक्षा के लिए तो ये बनाया गया था। 11वें शेड्यूल में 29 विषय हैं। पंचायती राज जो पंचायत है ना वो राज्य सूची का विषय, ये भी ध्यान रखना। 29 विषय में कुछ विषय, अच्छा जो 29 विषय हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट विषय दे रखे हैं ये, तो इनको पढ़ लेते हैं भाई। जैसे क्या क्या विषय है? ये सड़क, पुलों और ये अन्य संचार के माध्यम, गरीबी का उन्मूलन कार्य, खाद्य ग्राम, कुटीर उद्योग, ये ग्राम मतलब यही है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ किए गए प्रावधान, जैसे ग्राम सभा का गठन, पंचायत का प्रत्यक्ष चुनाव, मिनिमम एज फॉर वोट 21 वर्ष, चुनाव के लिए, चुनाव लड़ने के लिए 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। तो ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ये कुछ प्रावधान किए गए थे, ठीक है। पंचायत चुनाव कौन करवाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग करवाया जाएगा, इसकी स्थापना हो, ठीक है। वित्त आयोग, पैसा अधिनियम 1996 में आया था और जो किसके लिए आया था? जो 5वीं अनुसूची में है उनमें बड़े क्षेत्रों पर इसका लागू नहीं होगा, ये पंचायत वाला जो काम है वो। उत्तर प्रदेश में 3 स्तर पे है, यही है ग्राम पंचायत, ब्लॉक पे ये हो गई और जिला पे ये हो गई। प्रधान व मुखिया अपना त्यागपत्र डीएम या जिला पंचायत अधिकारी को देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय नहीं है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो पहला के बाद पंचायत को अपनाने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना, नहीं मध्य प्रदेश बना भाई, एमपी। बिहार में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षण है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे हरियाणा की जो पंचायत है इसको खाप पंचायत कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि खाप पंचायत कहाँ की पंचायत है? हरियाणा की पंचायत है। पंचायतों की बैठक जो है 1 वर्ष में 2 बार होती है, ये भी ध्यान रखना, 1 वर्ष में 2 बार बैठक। जिला योजना समिति का गठन आर्टिकल 243 के 2D के अकॉर्डिंग होता है। अध्यक्ष होता है इसका डीएम, 1999 से इसका गठन हुआ था, मतलब तब से हो रहा है। तो ये लास्ट पेज है, इसको पढ़ते हैं फिर खत्म करते हैं, ठीक है। 48 की तो हो गई भाई। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति। आर्टिकल 263 के तहत, 263 के तहत क्या है उसमें? अंतर्राज्यीय परिषद है, उसी के तहत केंद्रीय परिषद का गठन 1954 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना। पंचायत द्वारा खातों के रखरखाव और ऐसे खातों की लेखा समीक्षा के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार राज्य विधायिका के पास है। किसके पास है? राज्य विधायिका के पास है, उसके खातों से संबंधित रखरखाव और लेखा परीक्षा की जांच करना। पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण लिंग व जाति के आधार पर दिया जाता है। तो अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण जो है वो लिंग और जाति के आधार पर दिया जाएगा पंचायत में। अरुणाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के लिए आरक्षण नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल क्या कहते हैं, अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण नहीं है, ठीक है। एक नाम था, ये भी ध्यान रखना कि जो
चार्ल्स मेटकॉफ है, इसको भारत की ग्राम व्यवस्था को छोटा गणतंत्र कहा था। तो भारत की ग्राम व्यवस्था को छोटा गणतंत्र किसने कहा था? चार्ल्स मेटकॉफ। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय बल 1992 में जोड़ा गया। तृतीय बल 1992 में संघात्मक व्यवस्था में, तो तृतीय बल कौन हो गई? पंचायत। प्रत्येक ग्राम पंचायत के क्षेत्र को कम से कम 10 वार्डों और ज्यादा से ज्यादा 20 वार्डों में बांटा जा सकता है। तो प्रत्येक जो ग्राम पंचायत में वार्ड तुमने सुना होगा, ये वार्ड नंबर 42, वार्ड नंबर 52, ये तो ऐसे करके मिनिमम 10 हो सकते हैं, मैक्सिमम 20 हो सकते हैं। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायत को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार बिहार, पता नहीं, पॉइंट को चेक करना एक बार। पंचायती राज्य क्षेत्र का निर्धारण राज्य सरकार करती है। तो पंचायती राज्य जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र पंचायती राज होगा, निर्धारण कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। सीधी सी बात है। ब्लॉक और जिला पंचायत की सीमाओं में परिवर्तन की सूचना राज्यपाल जारी करेगा। तो ब्लॉक और जो जिला पंचायत की सीमा, इनमें परिवर्तन की सूचना कौन जारी करेगा? राज्यपाल। पश्चिम बंगाल में 4 स्तर ये है, ग्राम लेवल पे, जिला पे, अंचल पंचायत और आंचलिक पंचायत, ये ध्यान रखना। पंचायत के निर्वाचक में प्रत्याशी बनने के लिए निर्वाचक नामावली में नाम होना आवश्यक है। तो वो सीधी सी बात है, नाम होगा तभी प्रत्याशी बनो। ग्राम सभा के लिए न्यूनतम जनसंख्या 1000 होनी चाहिए। यानी कि पंचायत बननी है, ग्राम सभा बननी है, तो उसके लिए मिनिमम कितनी? 1000 जनसंख्या होनी चाहिए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रधान के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 1000 पर 9 मेंबर होंगे। अगर 1 से 2000 11 मेंबर होंगे, 2 से 3000 है 1300, 3000 से अधिक है 15 मेंबर होंगे। ग्राम पंचायत के लोग जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ग्राम पंचायत के लोग जो है, जितने मेंबर होंगे, जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे और 2/3 बहुमत द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। जिला योजना समिति में ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत शामिल है। तो जिला योजना समिति में ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत। जयप्रकाश नारायण 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत करी थी, ये इसी से रिलेटेड थी। राष्ट्रीय योजना समिति जो 1938 में पीटी नेहरू द्वारा शुरू की गई थी आर्थिक उन्नति के लिए। तो ये भाई साहब आपकी हुई पंचायत खत्म। हाँ जी, अब बताइए। अच्छा, कोड तो वो रह गया है, ये कोड है, भेज देना। क्वेश्चन करे जाएं क्या? बोलो, क्वेश्चन करे जाएं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये क्वेश्चन कर लेना और इसका स्क्रीनशॉट भेज देना मेरे को, ठीक है? और तो मैं तुम्हें ये पीडीएफ भेज दूंगा। ओके, और सब्सक्राइब भी कर लेना भाई।